हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे बहिर्दर्शन विधि या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस विधि को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा इस वीडियो में। जानेंगे इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी अवस्थाएँ क्या हैं और गुण और दोस्तों सारी चीज़ें आप कह सकते हो बहुत ही डिटेल से यहाँ पर हम देखेंगे इस विधि को। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखेंगे कि अध्ययनकर्ता जो होता है वो इस विधि का अध्ययन कैसे करता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का। तो देखिएगा इस विधि में क्या होता है कि अध्ययनकर्ता जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है वह व्यक्ति की क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है। किस आधार पर? तो पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है और इसमें बाह्य रूप से जो कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उसका निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, नाम से ही ज्ञात है बहिर्दर्शन। तो बहिर्दर्शन यानी कि बाहरी दर्शन, जो हमें बाहरी रूप जो हमें दिखाई देगा उसी का निरीक्षण किया जाता है इसमें, और उसी के आधार पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार, उसकी क्रियाओं, जो भी वह क्रिया करता है, जो भी काम करता है, उसी प्रतिक्रियाओं का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इस एग्जाम्पल को देख करके। देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति को मुस्कुराता देखकर हम यह जान लेते हैं कि वह व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, और अगर वही व्यक्ति आंसू बहाते हमें दिख जाए तो हमें क्या पता लगेगा कि वह दुखी है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इससे आपको ये समझ में आया कि हम किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से ये जान लेते हैं कि वह दुखी है कि खुश है। बाह्य निरीक्षण के द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अनुभूति के स्थान पर व्यवहार को मनोविज्ञान का अध्ययन विषय माना है और अंतर निरीक्षण के स्थान पर बाह्य निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि स्वीकार किया है। उनके अनुसार अनुभूति व्यक्तिक और आत्मगत होती है और उसी के विपरीत व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों को सरलतापूर्वक देखा जाता है और समझा जा सकता है। उसके व्यवहार को देखकर मानसिक अवस्था की जानकारी हो जाती है। उनके अनुसार व्यवहार के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष जो है वो अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ बातें बताई गई थी इसके बारे में। अब देखेंगे बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो निरीक्षण पद्धति या बहिर्दर्शन विधि की 4 अवस्थाएं जो हैं इसमें पूर्ण होती है या पद्धति। पहली अवस्था या पहली स्टेज क्या है कि दूसरों के व्यवहार का सही निरीक्षण करना। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार का सावधानी पूर्वक सही निरीक्षण किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का आप अध्ययन कर रहे हो वो उसे अगर ये पता लग गया कि आप उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो तो वो बनावटी तरीके से भी तो ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी के साथ और सही निरीक्षण करना है। जो उसका नेचर है वैसा ही उसको हम देखेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि वह व्यक्ति कैसा है। इसलिए इस पद्धति में सर्वप्रथम उस व्यक्ति के व्यवहार का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाता है जिसकी मानसिक दशा का पता लगाना होता है। ठीक है, ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज यह कहती है कि प्रयोज्य के या किसी व्यक्ति के व्यवहार का लेखा तैयार करना। अब व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका सही लेखा तैयार करेंगे, सही चीज़ें उसके बारे में आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड अवस्था में क्या होता है, थर्ड स्टेज में कि प्रेक्षित या व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि इस सोपान में अध्ययनकर्ता अपने
पूर्व अनुभव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों को विश्लेषित कर उनकी व्याख्या करता है और उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा लेता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो पूर्व अनुभव के आधार पर उसे प्रफुल्ल होने का अनुमान लगा लिया जाता है। यानी कि आप ये पहले जान जाते हैं उसको खुश देख करके कि वो खुश है, मतलब वो मुस्कुरा रहा है तो यानी कि वो खुश है। तो यहाँ पर ये उदाहरण उठ जाएगा। ये रही थर्ड स्टेज। और लास्ट स्टेज क्या कहती है कि सामान्यीकरण करना। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे सारे स्टेज पर, तब आप जब लास्ट स्टेज पर जाओगे तो आपको क्या करना होगा, सामान्यीकरण करना होगा। तो इस पद्धति की अंतिम अवस्था सामान्यीकरण है। एक ही मानसिक प्रक्रिया के लिए अनेक व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या करके सामान्य नियम निकाल लेते हैं हम। और सामान्यीकरण वैज्ञानिक क्या है, विशेषता है। इस प्रकार बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि को वैज्ञानिक कहना उचित होगा यहाँ पर। तो ये 4 स्टेज होती हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि बहिर्दर्शन विधि के कुछ गुण हैं, कौन कौन सी मेरिट्स कौन कौन सी हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक विधि है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये वैयक्तिक विधि नहीं है, ये क्या है, अवैयक्तिक विधि है। इस विधि के द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसकी अभिक्षमता, मानसिक योग्यता का परीक्षण कर एक वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये इसका एक गुण हो गया। दूसरा है कि इसमें अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता यानी कि इंट्रो ऑब्जर्व रियलिबिलिटी अधिक होती है। अगर कई प्रेक्षक एक साथ मिलकर व्यक्ति की किसी अभिक्षमता प्रदर्शित करने वाले व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं तो अक्सर काफ़ी सहमति पाई जाती है, जिससे इस विधि के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता अधिक बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका ये कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति के बारे में कई सारे अध्ययनकर्ता अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं उसके व्यवहार का, तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में सहमति पाई जाएगी। सभी लोग जो जितने लोग उनका व्यवहार किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किए हैं उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपस में जो समानता है उसको बता पाएंगे। तो इसलिए इसे हम वैधता और विश्वसनीयता इस विधि की और भी बढ़ जाती है। अगला गुण ये हो जाता है कि इस विधि में समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक साथ ही प्रेक्षक कई व्यक्तियों की क्षमताओं, अभिरुचियों और मानसिक क्षमताओं का अध्ययन कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा सामान्य व्यक्तियों की मानसिक क्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, चिंतन आदि का तो अध्ययन किया ही जाता है, तो आप सभी को पता है। साथ ही विशिष्ट लोगों जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं या प्रतिभाशाली व्यक्ति, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से विकलांग हों तथा अन्य दूसरी तरह के अपवादी व्यक्ति जैसे समस्यात्मक या अपराधी, तो इन सभी का अध्ययन हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं और यह संभव है। अगला गुण है यह कि इस विधि का एक अन्य गुण बताया गया कि इसके द्वारा एक ही उम्र के बालक या बालिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है और प्रेक्षक बालक या बालिकाओं की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, सामाजिक कौशल आदि का तुलनात्मक प्रेक्षण कर आसानी से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इस विधि के गुण थे। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि बहिर्दर्शन विधि की कुछ सीमाएं हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। पहली सीमा ये है कि इस विधि में प्रेक्षक निरीक्षण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करती है। तो उसके पूर्व अनुभव सही ना होने पर, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूर्व अनुभव सही ना हो जो अध्ययन कर रहा हो, तो इस स्थिति में इसके परिणाम भी सही नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक ये सीमाएं हो जाएंगी। अगला है औपचारिक निरीक्षण में विषयी या प्रयोज्य को यह पता चल जाता है अगर कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। ये मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था आगे कि अगर किसी व्यक्ति का आप अध्ययन कर रहे हो व्यवहार का, तो उसे अगर पता लग गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो व्यक्ति सावधान हो जाएगा और कभी कभी वह बनावटी व्यवहार या कृत्रिम व्यवहार करने लगता है। तो इस स्थिति में अर्थहीन या विधि हो जाती है, मतलब यह विधि आपके लिए वहाँ पर सही नहीं होगी, इसका परिणाम सही नहीं होगा। अगला है कि किसी एक प्रकार का बाह्य व्यवहार अनेक प्रकार के मानसिक व्यवहारों की प्रतिक्रिया होता है और उसे देखकर प्रयोज्य या विषय की मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। ये भी एक यहाँ पर सीमा है। अगला है कि इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित या अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके पास अनुभव है या फिर जो प्रशिक्षित है वही इस विधि का उपयोग कर सकता है और यह विधि अन्य वैज्ञानिक विधियों की अपेक्षा
कम विश्वसनीय मानी जाती है। तो यहाँ पर ये सारी क्या थी, लिमिटेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। अब आगे कुछ बातें कही गई हैं इस विधि के बारे में, जैसे कि यह विधि काफ़ी हद तक वस्तुनिष्ठ, वैध और विश्वसनीय होती है, बशर्ते जो प्रेक्षक है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, वो अनुभवी हो और प्रशिक्षित हो और पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो और प्रयोज्य के व्यवहार का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप में सावधानी से करे, उससे प्राप्त तथ्यों को सावधानी से लिखे और प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करे। यदि प्रेक्षक जो है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार को वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड कर उसके धैर्य के साथ निरीक्षण करे उसका, तो यह विधि और भी अधिक उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक बहिर्दर्शन विधि के बारे में। आज हमने बहुत ही डिटेल से यहाँ पर आपको बताया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अब वीडियो पसंद आई, कुछ भी समझ आया यहाँ पर, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।